Hey folks, today we are going to dive into top 10 landmark judgments that have saved India's criminal justice system. These cases have redefined rights, procedures, and principles that protect both victim and accused under our constitution. So, ये आपके सारे जजमेंट्स है 10 के 10। आज हम इन्हीं 10 जजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कौन से जजमेंट में क्या हुआ था। एक ओवरव्यू दे दूं तो ये सारे जजमेंट्स में ये सारे प्रिंसिपल और एस्पेक्ट्स को देखा गया है और एक प्रेसिडेंट सेट किया गया है। हर एक जजमेंट में एक एक प्रेसिडेंट सेट किया गया। तो जैसे इन सारे जजमेंट्स का जैसे किसी में अरेस्ट प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, बेल प्रिंसिपल्स चेंज किए गए हैं, कस्टोडियल राइट्स चेंज किए गए हैं, राइट टू फेयर ट्रायल किया गया है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रोटेक्शन किया गया है, डेथ पेनल्टी जूरिस्प्रूडेंस देखा गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑनलाइन राइट्स देखी गए हैं, इन्वेस्टिगेशन एंड एविडेंस एडमिसिबिलिटी देखा गया है। तो आज हम इन्हीं 10 जजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेकेंड वन इज DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। The third one is Arnesh Kumar versus State of Bihar. Fourth one is Bachchan Singh versus State of Punjab. Fifth one is Salvi versus State of Karnataka. Next one is Mohammad Ajmal Amir Kasab versus State of Maharashtra. Shreya Singhal versus Union of India. State of Rajasthan versus Balchandra. State of NCT versus Navjot Sandhu, and the last one is Zahira Sheikh versus State of Gujarat. तो सबसे पहले केस की तरफ बढ़ते हैं, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये केस आर्टिकल 21 का गेम चेंजर था। पहले प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब होता था कोई भी प्रोसीजर जो लॉ कहता है, एक ऐसा प्रोसीजर जो लॉ बोलता है, बस उसका फॉलो होना चाहिए। मतलब पहले प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब होता था कोई भी प्रोसीजर जो लॉ कहता है बस उसको फॉलो करना, वो चीज फॉलो होनी चाहिए। लेकिन मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि हर प्रोसीजर, मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि हर प्रोसीजर जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितने भी प्रोसीजर होना चाहिए वो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। इस केस ने फंडामेंटल राइट्स को एक दूसरे से लिंक कर दिया। आर्टिकल 14, 19 और 21 अब एक साथ इंटरप्रेटेड होता है। तो प्रेसिडेंट क्या सेट हुआ इसमें कि under article 21 must be just, fair and reasonable, not arbitrary. सिग्निफिकेंस क्या हुआ इसमें? इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अभी ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, जो भी लॉ के हिसाब से है वो सारी चीजें होनी चाहिए, बट जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। तो ये मेनका गांधी के केस में हुआ। नेक्स्ट वन इज DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब इसमें की प्रिंसिपल क्या है? गाइडलाइन टू प्रिवेंट कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ्स। और प्रेसिडेंट क्या सेट हुआ इसमें? एस्टैब्लिश मैंडेटरी प्रोसीजरल सेफगार्ड ड्यूरिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो कस्टोडियल टॉर्चर और इलीगल डिटेंशन से जज इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अरेस्ट के टाइम कुछ मैंडेटरी गाइडलाइंस दिए। अब वो मैंडेटरी गाइडलाइंस क्या है? अरेस्ट के वक्त मेमो साइन करवाना, जो एक्यूज्ड होता है उससे अरेस्ट मेमो साइन करवाना, फैमिली एक्यूज के या फिर जिसको अरेस्ट किया उसके फैमिली को इन्फॉर्म करना और हेल्थ चेकअप करना। तो ये सारे जो प्रोसीजर्स या फिर इसमें प्रेसिडेंट सेट हुआ है वो DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल वाले केस में हुआ था। ये जजमेंट ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए
एक माइलस्टोन है, ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए एक माइलस्टोन है ये जजमेंट। तो थर्ड जजमेंट की तरफ बढ़ते हैं, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जो पुराना पिनल कोड था उसमें एक सेक्शन था, सेक्शन 498A, यानी डावरी हरेसमेंट के केस में अरेस्ट का मिसयूज हो रहा था। तो डावरी हरेसमेंट के केस में अरेस्ट का मिसयूज हो रहा था। इस केस में कोर्ट ने बोला बिना प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के तुरंत अरेस्ट करना गलत है। तो अब अगर डावरी हरेसमेंट का केस होता है तो पहले पुलिस ऑफिशियल्स क्या करते हैं, पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जो एलिगेशन लगाया गया है वो एलिगेशन सही है या फिर कितने हद तक सही है। उसके बाद में वो डिसाइड करते हैं कि अरेस्ट करना है, अरेस्ट करने की जरूरत है या नहीं है। ये डिसीजन इनोसेंट लोगों को अननेसेसरी अरेस्ट से बचाता है। तो अगर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें कुछ चीजें तो क्लियर हो जाएंगी कि जो एलिगेशन लगे हैं वो एलिगेशन सही है या गलत है। तो ये जो चीज हुई थी वो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में हुआ था। नेक्स्ट वन इज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आपको सभी जजमेंट्स के मैंने साइटेशंस भी इसमें लिख दिए हैं, तो आप साइटेशंस भी ले सकते हो यहाँ से। की प्रिंसिपल्स तो है ही है, प्रेसिडेंट्स क्या सेट हुए वो भी लिखा हुआ है, और सिग्निफिकेंस क्या है वो भी लिखा हुआ है। तो मैंने जितना सिंपल हो सकता था उतने सिंपल तरीके से इसको करके रखा है। सो नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में डेथ पेनल्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया, लेकिन एक गाइडलाइन, एक गाइडिंग प्रिंसिपल सेट किया गया। अब जैसे गाइडिंग प्रिंसिपल जैसे कि क्या, गाइडिंग प्रिंसिपल मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर, डॉक्ट्रिन इसमें सेट किया गया। किस चीज में, डेथ पेनल्टी को लेके। डेथ पेनल्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया और एक गाइडिंग प्रिंसिपल सेट किया गया, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन। मतलब डेथ पेनल्टी सिर्फ तब ही दी जा सकती है जब कोई और ऑप्शन अवेलेबल ना हो और क्राइम बहुत ही ज्यादा हीनियस हो। सिर्फ उसी केस में डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। तो ये किस में सेट हुआ प्रेसिडेंट, ये हुआ अपना बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, साल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब साल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में क्या हुआ, पुलिस नार्को एनालिसिस, पोलोग्राफी टेस्ट और ब्रेन मैपिंग जैसे मेथड का यूज करते थे बिना एक्यूज की परमिशन के। नार्को एनालिसिस जो होता था एक्यूज्ड का या फिर किसी और इंसान का, पोलोग्राफी टेस्ट जो होता था या फिर ब्रेन मैपिंग होती थी, ये सब जो मेथड्स थे वो सब जब यूज होते थे किसी के ऊपर इस्तेमाल किए जाते थे तो बिना परमिशन के किए जाते थे। जैसे मेरे ऊपर अगर ये सब टेस्ट हो रहे हैं तो मेरे बिना कंसेंट के या फिर मेरे बिना परमिशन के सारी चीजें की जाती थी। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सब वॉयलेट करता है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और आर्टिकल 21 को। सो अब बिना कंसेंट के ऐसे टेस्ट इलीगल है। इस जजमेंट ने प्राइवेसी और मेंटल डिग्निटी का प्रोटेक्शन दिया। अगर अब आपको अगर किसी भी ऑफिशियल को किसी का नार्को एनालिसिस, पोलोग्राफी टेस्ट और ब्रेन मैपिंग जैसे कोई भी मेथड का यूज करना है तो उसके लिए जिस आदमी का वो चीज किया जा रहा है, वो टेस्ट किया जा रहा है, उसका कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। अगर वो कंसेंट नहीं लिया गया है तो वो चीज इलीगल है। तो ये किसमें प्रेसिडेंट सेट हुआ था, ये सेट हुआ था साल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में। नेक्स्ट वन इज मोहम्मद अजमल अमीर कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मोहम्मद अजमल अमीर कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इनको तो आप जानते होंगे, जिन्होंने मुंबई में
अटैक किया था, उसमें से ही एक है मोहम्मद अजमल अमीर कसाब। इनको तो आप सब लोग ही जानते होंगे। तो इनके केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन सेट की थी। अब वो गाइडलाइन क्या थी, अभी देखते हैं। 26/11 मुंबई अटैक के एक्यूज अजमल कसाब का ट्रायल था। चाहे वो टेररिस्ट ही क्यों ना हो, कोर्ट ने बोला फेयर ट्रायल और लीगल एड का हर किसी का फंडामेंटल राइट्स है। इंडिया में फंडामेंटल राइट्स सबको दी जाती है और राइट टू फेयर ट्रायल ये हर किसी का राइट है, भले ही वो टेररिस्ट ही क्यों ना हो। ये जजमेंट इंडिया के रूल ऑफ लॉ और जुडिशरी इंटीग्रिटी को दिखाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भले ही वो टेररिस्ट है तो क्या हुआ, पर उसको फेयर ट्रायल और लीगल एड मिलना जरूरी है। तो कोई भी इंसान हो, फेयर ट्रायल और लीगल एड उसको मिलना ही चाहिए। ये प्रेसिडेंट सेट किया मोहम्मद अजमल अमीर कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। नेक्स्ट वन इज श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेक्शन 66A आईटी एक्ट में वेग और एम्बिगुअस लैंग्वेज थी, जिसे ऑनलाइन स्पीच इजिली क्रिमिनलाइज हो जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच का वॉयलेट करता था। ये जजमेंट डिजिटल इंडिया के लिए एक बड़ा स्टेप था। तो ये चीज हुआ था श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। द नेक्स्ट वन इज स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद्र। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट लाइन कही, जो कि आज हर केस में यूज होता है। वो भले ही वो कोई भी आदमी किसी भी तरीके का क्राइम करता है, तो वो हर बेल एप्लीकेशन में, हर एंटीसिपेटरी बेल में यूज होता है। लाइक बेल इज अ रूल एंड जेल इज अ एक्सेप्शन। तो बेल का जो प्रावधान है हर किसी के लिए है। कभी भी जो कोर्ट है या फिर जो सिस्टम है, वो कभी किसी को सलाखों के पीछे नहीं डालना चाहती। वो क्यों? क्योंकि अगर आप सलाखों के पीछे जाओगे, अगर आपने कुछ किया है, अगर आपने सच में कुछ गलत किया है, तब अगर आप पीछे जा रहे हो तो एक बार समझ में आता है कि आपको सुधारने के लिए वो चीज की जा रही है। पर बहुत बहुत टाइम पे ऐसा हो जाता है कि फेक एलिगेशंस लग जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए, जस्टिस देने के लिए, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद्र में ये इंपॉर्टेंट लाइन कही गई कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज अ एक्सेप्शन। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का गाइडलाइन प्रिंसिपल बन गया। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को स्ट्रेंथन करता है ये जजमेंट। सो ये वही जजमेंट है जिसमें ये कहा गया बेल इज अ रूल एंड जेल इज अ एक्सेप्शन। द स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद्र। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू एलियास अफसान गुरु। पार्लियामेंट अटैक केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का रोल मेजर था। इस केस में कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया कि अगर चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस कंप्लीट है तो कन्विक्शन पॉसिबल है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी एडमिसिबल माना गया, जैसे कॉल रिकॉर्ड्स। तो यही वो केस था, पार्लियामेंट अटैक हुआ था जो दिल्ली में, उसके बाद जो ये केस हुआ था, उसी में ये चीज क्लेरिफाई की गई कि
सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जैसी भी कोई चीज होती है, और इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंसेस हैं उनको भी एडमिसिबल किया गया कोर्ट में, जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग्स हो गई, व्हाट्सएप चैट्स हो गए, और अदर तरीके के रिकॉर्डिंग्स। सो ये चीज किस में की गई? स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू एलियास अफसान गुरु। सो आखिरी जजमेंट है जाहिरा शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो बेस्ट बेकर केस में विटनेसेस रिट्रैक्ट कर गए थे, इस वजह से एक्यूज छूट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला फेयर ट्रायल होना चाहिए, विटनेस प्रोटेक्शन होना चाहिए, और रीट्रायल का ऑर्डर दिया। ये केस में क्या हुआ? पहली चीज क्या होनी चाहिए? फेयर ट्रायल होनी चाहिए। विटनेसेस जो हैं, जो भी क्रिमिनल केसेस में विटनेसेस होते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि अगर कुछ बड़ा क्राइम हुआ होता है तो उसमें विटनेस जो होते हैं उनके जान को खतरा होता है, इसीलिए विटनेस को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये सारी चीजें की गई इस केस में, जाहिरा शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में। इस केस में जुडिशरी को प्रोटेक्टिव बनाया इन क्रिमिनल वायलेंस ट्रायल। तो दोस्तों, ये भारत के क्रिमिनल लॉ के टॉप 10 जजमेंट्स हैं, जिनसे आपको लीगल रीजनिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन का असली मतलब समझ आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।